सऊदी अरब में अमेरिका और रूस की मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। 18 फरवरी को दोनों देशों की टीम रियाद में जमा हुई। उनका फोकस यूक्रेन वॉर का एंड करने पर था, लेकिन इस मीटिंग से यूक्रेन को दूर रखा गया। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पड़ोस में ही थे, नहीं बुलाए जाने से नाराज थे। उन्होंने सऊदी अरब जाने का कार्यक्रम भी मुलतवी किया, वापस अपने मुल्क लौट गए, जहां कीथ केलॉग ट्रंप का संदेशा लेकर अब लैंड कर चुके हैं। एक तरफ रियाद टॉक से ज़ेलेंस्की नाखुश हैं, मगर यूएस तो संतुष्ट है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे पास इस जंग को ख़त्म कराने की शक्ति है। 18 फरवरी की मीटिंग में दोनों देश नेगोशिएशन आगे बढ़ाने को राजी हुए, लेकिन रूस ने पहले ही एक अकाट्य शर्त रखी है, येस टू नेटो नो टू डील। दरअसल यूरोप के कुछ देशों ने जंग के बाद यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेजने की पेशकश की थी। प्रपोजल 17 फरवरी को पेरिस में हुई इमरजेंसी यूक्रेन समिट में रखा भी गया। कुछ देशों ने इसका समर्थन किया, कुछ ने कहा कि अभी बताना ठीक नहीं होगा। एक तरफ यूरोप के देश उधेड़बुन में थे, दूसरी तरफ रूस ने इसे सिरे से खारिजी कर दिया। उसने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन की धरती पर नेटो देशों के सैनिकों को स्वीकार नहीं करेगा। आगे के नेगोशिएशन पर इस शर्त का कैसा असर दिखेगा, रियाद टॉक्स के बाद क्या होगा और क्या यूक्रेन अकेला पड़ जाएगा, आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। खबरगांव है, नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। आज कहानी सऊदी अरब में हुई यूएस रशिया मीटिंग की। पहले आप एक संवाद सुनिए। 18 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा वाले घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहाँ होता है ये सब। वहाँ एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि यूक्रेन पीस टॉक में जगह ना मिलने से निराश हैं, है ना, उनको लग रहा है कि उनके साथ विश्वासघात किया गया, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि मैं बहुत निराश हूँ। मैंने सुना है कि वो सीट ना मिलने से नाखुश हैं, लेकिन उनके पास तो 3 बरस से सीट थी, बहुत आसानी से सेटल हो सकता था सब। अब वो नाराज़ हो रहे हैं, उनको ये शुरू ही नहीं करना चाहिए था, वो डील कर सकते थे। मैं यूक्रेन के लिए डील करवा सकता था, लगभग पूरी ज़मीन भी उनके पास रहती, किसी इंसान की जान नहीं जाती और एक भी शहर बर्बाद नहीं होता। I'm looking at people that are being killed, and they're Russian and Ukrainian people, but they're people. Doesn't matter where they're from on the whole planet. And I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. ट्रंप ने दावा किया कि जंग यूक्रेन ने शुरू की थी। उनका तर्क है कि जो बाइडेन और यूरोप के कुछ नेताओं ने यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप का लालच दे दिया, यूक्रेन भुलावे में आ गया, उसने रूस को चुनौती देने की कोशिश की और इस वजह से फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन में फौज उतारी। इस दावे के लिए एक धड़ा डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करता है। उनका कहना है कि पुतिन इंपीरियलिस्ट हैं, साम्राज्यवादी। यूक्रेन पर उनकी नज़र बहुत पहले से थी। बाइडेन या दूसरे यूरोपियन लीडर्स को दोष देना गलत है, लेकिन कई लोग एक धोखे की तरफ तो ध्यान दिलाते ही हैं। एक समय पश्चिमी देश यूक्रेन को नेटो और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दिलाने का वादा करते थकते नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि हम हथियार देंगे, अभी लड़ाई कर लो, जंग खत्म होने के बाद देखेंगे। लेकिन कभी उन्होंने रूस के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई। उनका सपोर्ट हथियार देने और चाबी देने तक सीमित रहा। एक उदाहरण से आप समझिए, 2024 में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ प्रेस से बात कर रहे थे। वहाँ रूटा ने कहा कि यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप को रोका नहीं जा सकता, यूक्रेन इसके बेहद करीब पहुँच चुका है। फरवरी 2025 में उन्हीं मार्क रूटा के सुर बदले बदले दिखे, क्योंकि राष्ट्रपति बदले बदले थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को कभी नेटो में शामिल करने की गारंटी नहीं दी गई थी। आपको ऐसे कई और उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें वेस्ट की कथनी और करनी में आपको अंतर दिखेगा, जिसका खामियाजा कई और भुगत चुके अभी यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। ट्रीट करते हैं किसी एलीट क्लब की तरह ईयू को, नेटो को, कि आप फलानी चीज़ करेंगे, ढिकानी चीज़ करेंगे, तब आप शामिल होंगे। अभी तक हो नहीं पाई है, एक मुल्क बर्बाद हो गया। अल जजीरा में लियोनिड रेगोजिन लिखते हैं कि अमेरिकी सरकार कभी ना कभी यूक्रेन की मदद में कटौती करने ही वाली थी, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं था। अंतर बस इतना है कि ये फैसला एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ले रहा है। डेमोक्रेट्स भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा करना नहीं पड़ा। कहने का मतलब ये कि वेस्ट को यूक्रेन की नियति के बारे में पहले से पता था। उन्हें मालूम था कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करना मुश्किल होगा, लेकिन वो रूस को भी रोकना चाहते थे ताकि उनकी बॉर्डर सेफ रहे। दिस वॉजंट अबाउट यूक्रेन,
इसलिए उन्होंने यूक्रेन को लड़ने के लिए हथियार दिए, बीच बीच में भरोसा दिया, मगर मेंबरशिप नहीं दी। कतराते रहे, परहेज करते रहे। अब ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वेस्ट ने यूक्रेन का इस्तेमाल मोहरे की तरह किया। चूंकि अब वो मोहरा पिट रहा है और सबसे बड़े बैकर अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, इसलिए बाकी बचे किरदारों में हड़कंप है। ये किरदार यूरोप के वैसे देश हैं जिनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस जंग से जुड़े हुए हैं। एक और बात, ट्रंप की ज़ेलेंस्की से निजी खुन्नस भी है। ज़ेलेंस्की मई 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे। पहले फ़ोन कॉल में ही ट्रंप ने उन्हें जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर के खिलाफ जांच शुरू कराने को कहा था। दरअसल 2014 में हंटर बाइडेन को यूक्रेन की बुरिस्मा होल्डिंग्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह दी गई। उस दौर में उनके पिता जो बाइडेन अमेरिका में होते थे उपराष्ट्रपति। बाद में इल्ज़ाम लगे कि जो बाइडेन ने हंटर की कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। फिर 2019 की शुरुआत में चर्चा शुरू हुई कि अगले राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। ये वो समय था जब ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर रही थी, जबकि बाइडेन के पक्ष में माहौल बन रहा था। इस माहौल को बिगाड़ने के मकसद से ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर दबाव डाला। ज़ेलेंस्की ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद रोकने का आदेश भी दिया था। अगस्त 2019 में ये बातचीत लीक हो गई। फिर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये पास नहीं हो पाया और तब से दोनों नेताओं के रिश्ते चल रहे हैं खराब। फिर 2024 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान भी ज़ेलेंस्की ट्रंप के निशाने पर रहे। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि ज़ेलेंस्की से बड़ा सेल्समैन कोई नहीं, उन्हें दूसरे देशों से मिलिट्री सपोर्ट लेना आता है। ज़ेलेंस्की ने इसका एक जवाब दिया भी, एक इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के पास जंग खत्म करने का कोई प्लान है। जब ट्रंप से इस पर कमेंट मांगा गया कि आप प्रतिक्रिया दीजिए, उन्होंने कहा कि मैं इससे असहमत हूँ, वो मुझे अच्छे से जानते नहीं। ये तल्खी 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से 2 महीने पहले तक चल रही थी। फिर ज़ेलेंस्की को अंदाज़ा हुआ कि ट्रंप की वापसी भी हो सकती है और तब उन्होंने मिलने का टाइम मांगा। सितंबर 2024 में मीटिंग हुई भी, उसमें ज़ेलेंस्की ने अपना विक्ट्री प्लान दिखाया, मगर ट्रंप बहुत कन्विंस हुए नहीं तब। इससे आपको ट्रंप के दिमाग का आइडिया लग गया होगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। खैर, आप रियाद वापस आइए। जब ट्रंप से मीटिंग के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि बातचीत अच्छी रही, रूस कुछ करना चाहता है, बर्बरता को रोकना चाहते हैं वो। मुझे लगता है कि मेरे पास इस जंग को ख़त्म कराने की शक्ति है। लेकिन ट्रंप के भरोसे का आधार क्या है? रियाद में क्या क्या हुआ, आपको ये भी जानना चाहिए। रियाद टॉक्स में अमेरिका के 3 जबकि रूस के 2 प्रतिनिधि शामिल हुए। अमेरिकी टीम में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्क वॉल्स और ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ थे। विटकॉफ इजराइल भी गए थे। विटकॉफ का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाले समय में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ ट्रंप इन्हें भेजेंगे। रियल एस्टेट डेवलपर हैं ये, बिलियनियर उद्योगपति हैं, दोस्त हैं ट्रंप के और उनके साथ गोल्फ भी खेलते हैं। ट्रंप 2.0 में उन्हें मिडल ईस्ट में अमेरिका का विशेष दूत बनाया गया है। इजराइल हमास सीज़फायर डील जो हुई थी उसमें भी गए थे। फिर पुतिन ट्रंप की फ़ोन कॉल हुई, उसके बाद ट्रंप ने उन्हें मॉस्को भेजा था और यूक्रेन डील में उनकी भूमिका काफ़ी अहम है, अहम होगी भी। रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और पुतिन के सलाहकार यूरी उसाकोव ने बातचीत में हिस्सा लिया। उसाकोव फॉरेन पॉलिसी से जुड़े मसलों पर सलाह देते हैं, जबकि लावरोव पुतिन के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते हैं। मीटिंग में एक हाई लेवल टीम बनाने पर सहमति बनी। ये टीम यूक्रेन में शांति का मसौदा तैयार करेगी और जंग के बाद की स्थिति पर भी विचार करेगी। अभी ये साफ नहीं है कि इस टीम में सिर्फ अमेरिका और रूस के अधिकारी होंगे या उसमें यूक्रेन और यूरोप के देशों को भी शामिल किया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मीटिंग के बाद कहा कि पीस डील में सबकी मंजूरी ज़रूरी है। हमने यूरोप में अपने सहयोगियों से बात की है। भले ही रूबियो सबका ध्यान रखने की बात कह रहे हों, लेकिन उनके दावे को पचाना मुश्किल है, क्योंकि रियाद में न तो यूक्रेन को बुलाया गया था, न ही यूरोप के किसी देश को। यूरोप से तो उन्होंने जवाब लिखकर भेजने को कहा था। जब रियाद में मीटिंग चल रही थी, ज़ेलेंस्की तुर्की की राजधानी अंकारा में ही थे, बहुत दूर नहीं थे। वहाँ उन्होंने कहा कि हमारी पीठ पीछे होने वाली डील हम स्वीकार नहीं करेंगे। उधर यूरोप के देश दुखी हैं, उन्हें डर है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर उनका होगा, उन पर भी हमला होगा और बाद में फिर अमेरिका कह देगा कि नहीं भाई आप तो शांति नहीं चाहते। उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए वो नेगोशिएशन में शामिल होना चाहते हैं, मांग कर रहे थे। नहीं बुलाया गया तो उन्होंने पेरिस में अपनी मीटिंग रख ली, इमरजेंसी समिट नाम दे दिया उसे। इसमें सिक्योरिटी गारंटी से लेकर पोस्ट वॉर यूक्रेन पर चर्चा हुई। ब्रिटेन ने यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेजने का प्रस्ताव दिया था, मगर जर्मनी और पोलैंड ने इसे खारिज कर दिया। सिक्योरिटी गारंटी को लेकर भी वो आपस में सहमत नहीं है। जानकारों का कहना है कि पेरिस समिट फेल कर गया है।
ये यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी की तरह है और ज़ेलेंस्की जो अब तक यूएस पर निर्भर थे, ट्रंप ने वैसे हाथ खड़े कर लिए। वो यूरोप की तरफ देख रहे थे, लेकिन यूरोप अब अपनी सिक्योरिटी को लेकर ही निश्चिंत नहीं है। उधर से किसी मदद की आस लगाना बेमानी होगा। यूक्रेन वॉर में यूरोप के हित कैसे जुड़े हैं, उसकी दिलचस्पी की वजह क्या है, इसके बारे में हम राजदूत में बात कर चुके हैं। आपको लिंक इस एपिसोड का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रियाद में पुतिन ट्रंप मीटिंग पर भी चर्चा हुई, लेकिन अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। जानकारों का मानना है कि शीर्ष नेताओं की मीटिंग से पहले दोनों देश ठोस प्लान पर पहुंचना चाहेंगे। सबके अलावा दोनों देशों ने अपने अपने दूतावासों में स्टाफ बढ़ाने, आपसी संबंध मजबूत करने और एक दूसरे के यहाँ निवेश बढ़ाने पर भी बात की। ट्रंप सरकार की पॉलिसी रही है कि यूक्रेन वॉर हमारा हेडेक नहीं है, हम उनके लिए और पैसा नहीं देंगे। यह है रियाद टॉक्स की कहानी। अपनी गति से सब चला, लेकिन इसमें एक पेच भी सामने आया। रियाद में रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि हम यूक्रेन में नेटो की पीस कीपिंग फोर्स को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे लिए डायरेक्ट थ्रेट होगा, संप्रभुता के लिए खतरनाक होगा। एक तरफ लावरोव मना कर रहे थे, वहीं फ्लोरिडा में ट्रंप ने कहा कि अगर यूरोप के देश यूक्रेन में पीस कीपर्स भेजना चाहते हैं तो भेज भी सकते हैं, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा और ना ही हम अपने सैनिक भेजेंगे। वो कह रहे हैं कि नेटो की जो सुरक्षा मिलती है उससे भी हम इस पीस कीपिंग फोर्स को बाहर रखेंगे। ट्रंप का बयान रूस के शर्त के उलट है। आशंका है कि इसका असर नेगोशिएशन के अगले फेसेस में दिख सकता है। क्या इसकी वजह से पीस डील खतरे में पड़ सकती है? जानकार मानते हैं कि ऐसी संभावना कम है। पहली बात, यूरोप के देश पीस कीपर्स भेजने को लेकर अभी लड़ ही रहे हैं, है ना, सहमत नहीं। दूसरी बात, ट्रंप के लिए अपने बयान से मुकर जाना बहुत ईजी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका रूस संबंध ज़्यादा बड़ा मकसद है जिसमें बाकी चीज़ों को कुर्बान किया जा सकता है, यूक्रेन को किया जाने वाला है। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। इस एपिसोड को लिखा अभिषेक ने, रिकॉर्ड भी अभिषेक ने किया।